सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नामी। भाई साहब, मानवता चैनल में आज हम खास विषय को लेकर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब, अमेरिका से आपका। थैंक यू। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। वो इस समय भारत में है और एक्स डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह साहब आज के खास प्रोग्राम में। विजेंद्र सिंह साहब सुन रहे हैं हमें? आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजकुमार सोनी साहब जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। क्योंकि आज इंटरनेशनल लेबर्स डे है, श्रमिक दिवस है, हम सब लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक मजदूर हैं उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब ने जो यहाँ का भोजन है, जो मेहनतकश मजदूर हैं उनको भी एक उन्होंने मैसेज दिया है। छत्तीसगढ़ शासन में शासन प्रशासन को संदेश दिया है कि जो छत्तीसगढ़ का जो चटनी बासी है, जो राइस होता है उसको डुबा करके जो पानी में डुबा के खाते हैं, वो यहाँ का प्रमुख व्यंजन है, जिसमें मिनरल विटामिन बहुत सारे शरीर को फायदेमंद देने वाला भोजन है, पौष्टिक आहार भोजन है। उसको शासन प्रशासन ने पहली बार इतिहास में, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहा जाता है भूपेश बघेल साहब को, और उन्होंने अपने शासन प्रशासन के सभी लोगों को निर्देश दिया था कि श्रमिक दिवस के अवसर पर हम जो ये बासी है, चटनी बासी, जिसका महत्व है, उसको भी संदेश देने का कोशिश किया है देश विदेश में, और सोशल मीडिया में आज बहुत ट्रोल हो रहा है। तो श्रमिक दिवस की सबसे पहले तो ऐसा मानवता चैनल की ओर से जितने भी तमाम हमारे श्रमिक भाइयों को, मजदूर कश, मेहनत कश, उन श्रमिक भाइयों को हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज की इस खास वार्ता को मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी अनुभव रखते हैं और इस संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब का स्वागत करते हुए आज की इस प्रथम वार्ता को लेकर प्रथम डिस्कस के लिए मैं उसको ही आमंत्रित करता हूं, ब्रजेंद्र सिंह साहब, कि आज की इस मजदूर दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक बातों को लेकर इसके चर्चा पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ब्रजेंद्र सिंह साहब, हेलो। but if I can do it, मैंने जाना है छेती। हाँ जी, कृपाल सिंह साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मजदूर दिवस के संदर्भ में हमारे दर्शकों को कहें। ब्रजेंद्र सिंह साहब उनका नेट नहीं बता रहा है। अच्छा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले बहुत धन्यवाद है आपका और मेघराज सिंह जी का और वॉइस ऑफ मानवता का इनवाइट करने के लिए। मेरी बात ये है कि देखो, जो मजदूर दिवस है, दिवस तो सारे एक ही है, जो भी परमात्मा ने दिवस बनाए हैं सब एक ही है। सब लोग जो है 80% बासी दुनिया दे जो सब मजदूर हैं, मजदूर ही हैं जो कि सब हमारा एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे जुतियां बनाने, कपड़े सीने और सब काम जो है उनके सिर पर ही है जो है। सो वो ही एक्चुअली हमारे जीवन को चला रहे हैं। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ी जात के लोग हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, खत्री हैं, वो सब पैरासाइट है मजदूरों पर। वो मजदूरों का ही नजायज फायदा उठाते हैं। देखा जाए तो गुरु नानक साहब कहते ने कि भाई बिच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाइए। वो कहते ओही गुरु नानक साहब कह रहे ने कि भाई ओही परमार ने दरबार परमात्मा के घर जो सेवा करते हैं। सेवा करने वाले 80% दुनिया सेवा दे विच जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप दे विच। सो इसीलिए वो स्किलफुल वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं। उनकी महिमा जो हमको करनी चाहिए
वो हम कर नहीं रहे। ये इसमें कसूर हमारा अपना है कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। देखो, हमें मुक्ति का उपदेश दिया भगत कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, भगत नामदेव जी ने और बहुत भक्तों ने, जिसको गुरु नानक साहब दसे पातशाहियां ने, जिसको असी भक्ति की लहर करते हैं, वो तो हमारी मुक्ति की लहर है। हमसे कर्म कांडों से छोड़कर ऊपर उठाकर वो कहती है कि नाम जपो किरत करो वंड छको। सो सतनाम दा जाप करो, नाल हथी अपने किरत करो ते ओदे विचों अपना परिवार चलाओ ते ओदे विचों अपनी जड़ियां चीज़ां ने शेयर करो दूजियां दे भले दे लई, ताकि सरबत दा भला जो पैदा हो सके। ये दरबार साहब की पिक्चर जो बिहाइंड है मेरे, इसको कहते हैं हरमंदिर। हरमंदिर क्या है? हरि का मंदिर। वो मंदिर जो मजदूरों ने रल मिल के बनाया है गुरु अर्जन देव जी दी लीडरशिप पे। वो इसीलिए इसके 4 दरवाजे हैं कि इसमें कोई भी जात बरादरी का बंदा हो, सब प्रमाण है परमात्मा के गुण गाने के लिए। इसमें ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहब में भी सब भक्तों की, जिनको हम भक्त कहते हैं, वो हमारे सब मुक्तिदाता हैं, उनकी वाणी दर्ज है। सब वही उपदेश देते हैं कि भाई किरत करो, नाम जपो, वंड के छपको। सो मजदूरों का दिन तो हमें रोजाना एवरीडे सेलिब्रेट करना चाहिए, पर अफसोस इसका है कि हम लोग आप ही नहीं जानते, अपने आप को पहचान नहीं रहे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ते क्या है, हम कभी इस ब्राह्मण के पीछे लागे, कभी असी उस मौलवी के आगे लागे, कभी असी कोई शिव जी के द्वारे चक्कर मारते रहे, जहाँ कहा आई। इन चीजों में ही हम अपना धन और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब कि हमें ये सब सीखने चाहिए हमारे भक्तों के मुक्तिदातों से कि भाई ये सब कर्म कांड से उच्चे उठ के काल करे के छतों दे, नानक राह पछाणे सोए दे असूलां उत्ते असी अमल करिए, फिर ते साडा मजदूर दिवस मनाउण दा फायदा भी है। अदरवाइज गल्ली बातें के लिए सारन का कोई फायदा नहीं होना। इन्ने शब्द मंजूर करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। जी बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत विस्तार से बातें कह दी है। मैं आज के इस मजदूर दिवस के अवसर पर विस्तार से चर्चा के लिए मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि दुनिया में आज हम उन तमाम मेहनतकश मजदूरों के जीवन के संदर्भ में और उनके ऐतिहासिक दिन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब को चाहूँगा कि वो विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से मजदूर दिवस के संदर्भ में व्याख्या करते हुए अपनी बात रखें। ब्रिजेंद्र सिंह साहब। ब्रिजेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं हमें? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ, ये म्यूट कर रखा है ना मेघराज जी ने। अच्छा। तो आज साहब बड़े खुशकिस्मती का से हम आज मिल रहे हैं सब लोग, और ये मिलने का दिवस है, ये मजदूर दिवस है। ये हम लोगों की एकता, सम्मान गौरव का प्रतीक है। इसलिए मैं सभी आप मित्रों को बधाई देता हूँ। श्रमजीवी जनता भारतवर्ष की के लिए खास तौर से ये मजदूर दिवस संदेश देता है एकता का। हमारा समाज आप जानते हैं बटा हुआ है, और वो दो चार 10-20 श्रमजीवी जनता, जो चाहे किसान हो मजदूर, 3,500 जातियों में करीब किसान बटे हुए हैं, 3,500 जातियों में मजदूर बटा हुआ है, और ये सब काम धर्म के नाम पर किया गया है। तो जिन षड्यंत्रकारियों ने, जिन्होंने सर्वनाश किया है मजदूरों का, जिन्होंने शोषण करते हैं, जो उन्होंने बांट रखा है इनको। आज ये मजदूर दिवस पूरी दुनिया में, सारी दुनिया की एकता का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, और हम लोगों के लिए एक बड़ा पवित्रतम दिन है जो हमें सारी दुनिया से जोड़ता है। तो इसके लिए खास तौर से हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आखिर
हमारी जो समस्या है हमारे देश की, कि वो हमारे जो मजदूर क्लास है, हमारे किसान और मजदूर हैं, ये क्यों बटे हुए हैं? ये धर्म के नाम पर बांटे गए हैं। 1848 में, आज से करीब 150 साल से ज्यादा हो गए, कार्ल मार्क्स ने 30 साल की उम्र पर दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। उनकी उम्र उस वक्त, नौजवान आदमी थे, 30 साल की उम्र थी, और उनके साथी थे एंजल्स। और उन्होंने उनमें ये नारा दिया था कि वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये नारा दिया था कि वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। हाँ, ये कुछ रिपीट हो रही है बात ये? नहीं, ठीक, आप बोले सर। हाँ, तो ये जो नारा दिया था 1848 में, वही आगे चल करके अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस से जुड़ा, और आज सारी दुनिया में ये एक पवित्रतम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, मनुष्य शरीर भी है और आत्मा भी है, अध्यात्म भी है और शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक आवश्यकताएं हो, आदमी के व्यक्तित्व का विकास बिना श्रम के नहीं हो सकता। और श्रमजीवी जनता जो देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, मगर आज हमारे देश में खासतौर से श्रमजीवी जनता को एक गुलामी का, अपमान का जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे संविधान के होते हुए, जो संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, जो समाजवाद की और समता की बात करता है, और आज भी हमारे मजदूरों के लिए एक सपना बना हुआ है समता। आज तो बल्कि ये नारे लग रहे हैं, ये बात हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं बार बार कि हमारा संविधान खतरे में है। और ये संविधान को खतरे में, लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली ताकतें कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें कि जो जातिवाद को फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। जब जब सामाजिक न्याय की बात की जाती है, आर्थिक न्याय की बात की जाती है, वो लोग, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू मुसलमान का चक्कर चलाते हैं। तो अगर हमारे लोगों को न्याय चाहिए तो हमें एक होना ही होगा। और ये हमारे महानतम जो आदर्श है समाजवाद का, जिसका कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बच्चा बच्चा आज दुनिया का जानता है, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। हमको सिर्फ अपने देश में और अपने प्रदेश में, अपने जिले में ही एक नहीं होना है, हमें दुनिया के मजदूरों के साथ जोड़ना है। और जब तक हम अपनी सोच को विस्तृत नहीं करते और संकीर्ण बुद्धि में, जिसे जातिवाद में जैसे गोबर के कीड़े के गोबरेले की तरह हमें बांट रखा है लोगों ने, जब तक हम इससे ऊपर उठ करके अपनी शक्ति को, अपने महत्व को नहीं पहचानते, हमारे धर्म में भी, खासतौर से समतावादी संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में कहा है, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, तू अपने को जान, नो दाई सेल्फ। अगर अपनी शक्तियों को जान जाए, अब इस एकता के महत्व को जान जाए, तो ये गुलामी की जंजीरें कटने में देर नहीं लगेगी। वो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि तुमको कुछ भी नहीं खोना है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के, इसलिए एक हो जाओ। तो ये जो एकता का संदेश देता है, बड़ा पवित्रतम दिन है। वैसे ऐतिहासिक दिन है ये, रोमन एम्पायर से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने शुरू कर दिया हो या कम्युनिस्टों ने शुरू कर दिया हो, लेकिन एक वैज्ञानिक सोच के साथ ये 19वीं शताब्दी में ही ये दिन सामने आया, जुड़ा हुआ है। हम अपने उन शहीदों को, चाहे वो शिकागो के नौजवान शहीद हों, मजदूर हों, चाहे वो दुनिया के शहीद हों, जो कि अत्याचार, अपमानों को आज भी सह रहे हैं, जो कि गुमराह किए जाते हैं, शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से षड्यंत्र करके वंचित किए जाते हैं, और वो भी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। आज का दिन हमको सावधान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की वो कोटेशन हमको भूलनी नहीं चाहिए। वो बार बार इंडिया के, भारत के मजदूरों से उन्होंने कहा था, एक मजदूरों की सभा में कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि हे मजदूरों, मेरे मजदूर भाइयों, तुम्हारे दुश्मन एक नहीं है जो कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये सब आर्थिक न्याय चाहिए। तुम्हारे पूंजीवाद से ज्यादा बढ़कर के तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। वो जातिवाद तुम्हारा दुश्मन है जिसने तुम्हें हजारों जातियों में बांट रखा है। और जब तक तुम एक नहीं होते,
तब तक तुम वंचित किए जाओगे शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से, और ये गुलामी की जंजीरों को नहीं काट पाओगे। ये बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब अम्बेडकर का आज के दिन हमको इसको याद करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए, कम्युनिस्टों को भी, हमारे देश के कॉमरेड लोगों को भी सबक लेना चाहिए इस बात से कि आखिर ऐसे देश में जहाँ की संविधान हमारा कहता है कि न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जहां हमारा संविधान प्रियम्बल में उसकी उद्देशिका में बात करता है समाजवाद की, तो आखिर वो समाजवाद आज खतरे में क्यों पड़ गया है? लोकतंत्र खतरे में क्यों पड़ गया है? ये फांसीवादी, जातिवादी ताकतें क्यों हावी हो रही हैं? इसका मतलब है कि हमने अपनी उस पर जो जो संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया है, जो मार्क्स ने, लेनिन ने, कॉमरेड स्टालिन ने, माओ से तुंग ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, फूले ने, पेरियार ने, साहू जी ने, इन हमारे महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, हम सिर्फ नारे लगाते रहते हैं, जय जयकार करते हैं, उस संदेश से सीखते नहीं। इसलिए मैं ज्यादा बात ना कह करके बस इतना कहूंगा कि हम एकता के महत्व को समझें, और जो इस मजदूर दिवस का जो सबसे मूल संदेश है, कहे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं खोना है सिवाय अपनी जंजीरों के। और बाबा साहब के संदेश को कि हे देश के मजदूरों, भारतवर्ष के मजदूरों, तुम्हारा सिर्फ दुश्मन पूंजीवाद नहीं है, पूंजीवाद से बढ़कर भी तुम्हारा ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद दुश्मन है जिसने तुमको बांट रखा है। इससे सबक ले। हमारे व्यक्तित्व का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। और ये जो पूंजीवाद है, ये सामंतवाद है, ये जानबूझ करके हमारे लोगों को दरिद्रता में, गरीबी में धकेलता है, इसलिए कि वो दाल नमक के चक्कर में ही बेचारे उलझे रहें और उसके ऊपर न उठ पाए। तो इस षड्यंत्र का अगर भंडाफोड़ करना है और इस संदेश का मुकाबला करना है, तो हमें एकता के महत्व को समझना होगा। और वही एकता का जो संदेश है वो हमारे महापुरुषों ने दिया है, और वही आज इस अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस का मुख्य संदेश है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे ये बात कहने का अवसर दिया। और खास तौर से मेरी इच्छा है कि भारत के कम्युनिस्ट जो कि आज ये आंदोलन करीब करीब बहुत कमजोर हो गया है, वो इन महापुरुषों से सबक लें और इस देश के मजदूरों को एक करें और उनकी बुनियादी हकों को दिलवाएं। और जो गुरु नानक जी ने कहा था कि हक हलाल की कमाई, हम अपनी मेहनत से अपनी जंजीरों को काटें। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मौका दिया। धन्यवाद। आपके पास फिर से जुड़ेंगे विजेंद्र सिंह साहब। मैं कृपाल सिंह साहब कहीं और मीटिंग में जाने वाले हैं। मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि आप अपने अंतिम विचार आज के मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे देशवासियों को, दुनिया के तमाम उन मजदूरों को संदेश दें। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। पहली गल, आई एग्री विद बजेंद्र सिंह जी with his views. सेकेंडली, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहता हूँ कि ये इस दिवस पर हमारे जहाँ अमेरिका में ये करते हैं लोग, उसको कहते हैं पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर का मतलब ये होता है कि जो भी परिवार है ना, रल के जो भी उन्होंने खाना है घर में, वो पका के एक मीटिंग होती है, वहां टेबल पर सब परोस देते हैं। वो उस खाने से जो फिर सब एकत्र हुई होती है लोग, वो उस खाने से थोड़ा थोड़ा लेकर खाते हैं अपनी प्लेट में पाकर, और उससे नाले को उनको वक्रो वक्रे कुजीन जो लंगर है उनका स्वाद पता लग जाता है, और साथ उससे भाईचारा बनता है, सांझी वालता का उपदेश मिलता है कि वे रल मिल के असी इकट्ठे होके जो अपने खाने पीने की सांझ करते हैं ते ओदे दे नाल साडे विच वितकरे दूर होंदे ने, प्रेम प्यार पैदा होंदा है। यही मतलब है जो लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में, प्रेम भक्ति पैदा करने के लिए। वही लंगर जो है उसको यहाँ कह देते हैं पॉटलक डिनर में, क्योंकि वो कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होके करते हैं, ना कि किसी रिलीजियस स्थान में। इसलिए यहो जे प्रैक्टिकल मजदूर दिवस पर हमको साधन पैदा करने चाहिए, वरतों में लेकर आने चाहिए, नहीं तो गल्लों बातों से कुछ नहीं होगा, नहीं तो वो खाली नारे लगा के कुछ नहीं बनेगा। हमको अपने बड़ों बडेरों के जो लेख हैं उनको पढ़ें, उनके जीवन से अमल सीखें, और ऑल्सो प्रैक्टिकल तौर पे भाईचारा पैदा करने के लिए खाने पीने की सांझ पैदा करें। इससे हमारा ऊंच नीच का जो भेदभाव का काम है वो खत्म हो जाएगा।
यही मेरी प्रार्थना है। भूल चूक माफ करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाही फतेह। वाहिगुरु जी के फतेह। कृपाल सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज की इस खास वार्ता में अपना कीमती समय निकालकर हमें, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे देशवासियों को अपनी विचार साझी किया है। अमेरिका से, चूंकि ये मजदूर दिवस का जो क्रांति का आगाज है वो अमेरिका से ही हुआ था, और इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि अमेरिका के लोग आज भी संगठित हैं। जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होती है, और इसीलिए वो देश विकसित भी कहा जाता है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कृपाल सिंह साहब को कि आपने इस आज के इस मजदूर दिवस के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। इसका लाभ भी हमारे भाइयों को मिलेगा, मजदूर भाइयों को मिलेगा। मैं दोबारा फिर से ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास जाना चाहूँगा कि आज की परिदृश्य में हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, और बाबा साहब ने भी मजदूरों के लिए बहुत सारे नियम कानून संविधान में बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी भारत देश के इतने बड़े देश के अंदर में लगातार मजदूरों का कहीं न कहीं शोषण, अत्याचार, जुल्म देखने को मिलता है। तो जिस ढंग से एक तरफ से तो राइट मिला हुआ है हमारे मजदूरों को, उनके अधिकार मिले हुए हैं कागजों में, संविधान में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसे कारण हैं कि जो हमारे मजदूर भाई जो मेहनत कस के इस दुनिया को विकसित करने में उनका खून पसीना योगदान लगता है, लेकिन उनकी हालात में कोई खास मुकम्मल सुधार देखने को नहीं मिलता है। आए दिन लगातार कोई न कोई घटनाएं उनके साथ में ऐसी घटती रहती हैं। तो मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब से दोबारा चाहूँगा कि देश के तमाम हमारे उन मजदूर भाइयों को, उन मेहनतकश भाइयों को, जिनको इस देश की या किसी भी देश की रीढ़ कही जाती है, अगर मजदूर ना हो, श्रमिक ना हो, तो कोई भी देश विकसित नहीं कहला सकता। तो मैं दोबारा ब्रजेंद्र सिंह साहब से चाहूँगा कि उन तमाम हमारे दिल से भाइयों से जुड़े उन मेहनतकश मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ काम करके श्रम करता है, और श्रम में हर इंसान जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ब्रजेंद्र सिंह साहब के इस मार्मिक विचारों के माध्यम से हमारे इस आज की इस खास वार्ता पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालें। जी, बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, मैंने जो एक बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, पहली बात, जो कि जैसा बाबा साहब को भी हमने कोट किया, कार्ल मार्क्स को कोट किया, और खास बात यह है कि एक नौजवान, कितने विलक्षण बुद्धि रही होगी कार्ल मार्क्स की। 30 साल की उनकी उम्र थी जिस वक्त कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है, और उसका डंका बज रहा है इस दुनिया में। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ये लाइन है, कोई मजदूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाता, थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इस एकता का जो संदेश दिया है, और बाबा साहब ने भी जो संदेश दिया कि भाई एक तो हो जाओ, लेकिन ये तुम्हारा जातिवाद ने तुमको बांट रखा है, ये सांप्रदायिकता ने बांट रखा है, ये दो दुश्मनों को रहते हुए तुम एक कैसे होगे, इस पर तुम्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और लोग ये समझते हैं कि ये धर्म का मामला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखो, ये धर्म नहीं है, ये एक विचार, राजनीतिक विचारधारा है, जिसे राजनीति की भाषा में फांसीवाद कहते हैं। ये इस जो विचारधारा आदमी आदमी के बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी करे, नफरत की दीवारें खड़ी करे, मनुष्य मनुष्य को बांटे, उससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई दुराचार नहीं है, और ये दुराचार मिटना ही चाहिए। तो हम लोगों को खास तौर से, जब हम आज दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आज जब हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं तो बाबा साहब को भी याद करते हैं, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे महात्मा फूले रहे हों, पेरियार रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे होंगे, संत कबीर रहे हों, गुरु नानक जी रहे हों, ये सब श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने उनको चाहे तथागत बुद्ध रहे हों, उनको संदेश दिया है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो मुश्किल से 100-150 पेज का होगा, लेकिन कार्ल मार्क्स जब मैच्योर हो गए थे तो 1867 में करीब 15-16-17 साल लगे, पहला वॉल्यूम उनका आया था दास कैपिटल का। पूंजीवाद की उन्होंने पूरी पोस्टमार्टम किया था, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम, उसकी बखिया उधेड़ के रख दी थी। दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा विद्वान नहीं बता सकते, पूंजीवाद को दास कैपिटल में 4000 पन्नों में, 5 वॉल्यूम में, 400-500-600 पेज की, इतना विलक्षण
प्रतिभा का धनी हमारे हम लोगों के बीच में हमारे मामलों की वकालत करने वाले लोग हुए हैं, अगर उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया, कबीर ने अपना जीवन दान दे दिया, गुरु नानक जी ने संगत पंगत के संदेश दे करके एकता का जीवन दान दे दिया, अगर हम खुद नहीं जगते और जगने में सहयोग नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। मैं एक हमारे यहाँ तथागत बुद्ध का एक प्रवचन है और वो सिखों से भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है वो, जिसमें ये सिख शब्द भी आया है। उन्होंने कहा है कि कौन इस पृथ्वी को जीतेगा, कौन इस पृथ्वी को देवताओं के सहित इसको विजय करेगा। तो जवाब उन्होंने दिया है कि सीखने वाला सिख है जो इस पृथ्वी को विजय करेगा। तो आगे चल करके नारा लगाए ना, राज करेगा खालसा, पृथ्वी को विजय करेगा, देवताओं सहित यमलोक पर भी सीखने वाला कुशल व्यक्ति ही इन उपदेशों को समझेगा। तो जब तक हम पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते, चीजों को सीखते नहीं, तो तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। शिक्षा और प्रचार तंत्र दुश्मनों के हाथ में है जब तक, तो हमारे लोगों को हमारा दुश्मन हमारी अशिक्षा और हमारी गरीबी बनी हुई है। और ये अशिक्षा गरीबी हम उसका कारण हम खुद नहीं है, हमारे शत्रुओं ने हमको शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खास तौर से इस बात को बताया है कि देखो, इसे ये नहीं है कि हम आप किसी आपके देवी देवताओं या आपके ईश्वर के नाम पर बोल रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा है कि ये धर्म नहीं हो सकता जो मनुष्य के बांटे, जो आदमी में भेदभाव की दीवारें खड़ी करे, तो इससे बढ़ के कोई दुराचार नहीं है। ये नफरत फैलाना, ये धर्म नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने भी ये बात कही है, शिक्षित बनो, महामंत्र दिया उन्होंने, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा। और उन्होंने कहा कि देखिए, लेनिन ने कहा कि पार्टी बनाइए, फौलादी डिसिप्लिन होना चाहिए, आयरन डिसिप्लिन, स्टील फ्रेमवर्क। जब तक संगठन भी ऐसा वैसा नहीं, संगठन का स्टील फ्रेमवर्क होना चाहिए और कैडराइज्ड, हाईली ट्रेंड कैडर उसमें होनी चाहिए, कार्यकर्ता जो कि जनता का मार्गदर्शन करें। अगर जब तक हम इस महत्व को नहीं समझते, तब तक लोकतंत्र हो, चाहे संविधान में लिखा हो, चाहे लोकतंत्र हो, उसको दुश्मन लोग हाईजैक करके ले जाएंगे। तो आज का ये दिन इस बात को भी याद करने के लिए है कि हम कैडर की वैल्यू को समझें, प्रशिक्षण की वैल्यू को समझें, और राजनीति में एक बात को और समझें। फिर वही जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है कि जो लोग इतिहास को अपने को भूल जाते हैं, इतिहास उनको रद्दी के टोकरे में फेंक देता है, गटर में फेंक देता है। दुश्मन जब भी आपका सर्वनाश करता है तो सबसे पहले आपके इतिहास को नष्ट करता है। और जितने भी आपके महापुरुष हुए होंगे, चाहे मार्क्स हो, चाहे अम्बेडकर हो, वो इतिहास के महापंडित हुए होंगे। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र, ये 4 विषय ऐसे हैं जिनको कि अगर हम कैडर को बुनियादी जानकारी नहीं देते तो हमारा आदमी सारी उम्र राजनीति करने के बाद भटक जाएगा। वो जाकर के दुश्मनों में मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो मंत्री बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए वो, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, भला कौन है, बुरा कौन है। सदगुरु कबीर ने भी बार बार कहा है, गुरु नानक जी ने भी बार बार कहा है कि सच्चे आदमी को एक जौहरी की तरह होना चाहिए। और कहा है उन्होंने कि हीरा परखे जौहरी, जैसे जौहरी हीरे को परख लेता है, शब्द परखे कोई साध, और कबीर परखे साध को आकर बता आगाध। तो हीरे में कांच में क्या फर्क होता है, सोने में पीतल में क्या फर्क होता है। जब तक हमें अपने दोस्त दुश्मन का पता नहीं है तो वहां जाके हम समझ रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। सिखों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी आज ये है कि वो ना, ये तो याद है उन्हें कि मेरी भी बताइए, पीरी के साथ में राजनीति में भी दखल रहना है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि राजनीति ये सर्वहारा वर्ग की राजनीति है। गुरु नानक ने जो बताई है वो जालिमों की राजनीति नहीं है। अगर जालिमों में और सर्वहारा में कोई फर्क नहीं करते और खाली आप राजनीति कर रहे हो तो आप अपने लोगों के दुश्मन हो जाओगे। आज नए नए लोग वाहेगुरु का खालसा कहकर के लोग आते हैं, आप भर्ती होते हैं, सिख संगत बना रखी है उन्होंने, और वो लोग जो जालिम, जो जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हमारे सिख भाई उन्हें फर्क नहीं कर पाते। सिख मजदूरों की राजनीति का मतलब है क्रांति की राजनीति। बाबा साहब ने कहा रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन।
दो चीजों के बारे में जानना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि दो शोषक कौन है, शोषित कौन है, इसके बारे में जानना चाहिए। जो आदमी राजनीति करने निकला है, एक तलवार छोड़ के दो तलवार बांध रहे हो, अरे तुम दोनों तलवार बांधो या मत बांधो यार, तुम कम से कम इतना तो समझो कि जालिम में मजदूर मजलूम में फर्क क्या है। जालिम से दोस्ती कर रहे हो राजनीति करके, तो फिर पूरी कौम का सर्वनाश कर दोगे। वो लोग जो गुरुओं ने जो इतना कुर्बानियां की हैं हमारे ने, वो कुर्बानियां इसलिए की हैं कि हमको रास्ता दिखाएं। तो ये जो बात कही है तथागत बुद्ध ने कि उन्होंने कहा है कि कौन जीतेगा इस पृथ्वी को, शिक्षित व्यक्ति जीतेगा, सिख जीतेगा। जो अगर हम बिना शिक्षा दिए हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने का मतलब है दोस्त दुश्मन में फर्क समझो, जालिम में मजलूम में फर्क समझो, है। तो अगर हम पक्ष विपक्ष में फर्क नहीं समझते, हम कांच में हीरे में फर्क नहीं समझते, तो हम हीरे की कीमत नहीं समझेंगे, कांच ले आएंगे घर में। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पढ़े लिखे वर्ग पे है। आज का दिन मजदूरों का मजदूर दिवस है। आज हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए, एकता के महत्व को समझना चाहिए, और हमारे महापुरुषों से हमको ये देखना चाहिए कि हमें इतिहास की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, राजनीति की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, दर्शन शास्त्र की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। अगर कार्ल मार्क्स तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो दास कैपिटल लिखा है, जिसको मैं बता रहा हूँ 4000 पन्ने में विश्लेषण किया है पूंजीवाद का, वो पूरा अर्थशास्त्र का ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र के पंडित थे, अर्थशास्त्र में पीएचडी किया, लेकिन उन्होंने पूरा की पूरा जीवन सामाजिक समस्याओं को सामाजिक न्याय में लगा दिया, जो कि समाज शास्त्र का और राजनीति शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं है। तो जब तक हम ज्ञान के महत्व को नहीं समझते, हमारे नेताओं को एलर्जी होती है। कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर पार्टी में आ जाए तो वो ये समझते हैं कि ये तो एक मुसीबत हो जाएगा, कहीं हमारी लीडरशिप को छीन के ना ले जाए। तो ऐसे अगर तुच्छे लोग अगर राजनीति में होंगे, अगर वो नहीं हटाए जाएंगे, तो समाज को टिकटें बेचेंगे, समाज को बेच देंगे, राजनीति को रंडी का कोठा बना देंगे। ऐसे लोगों से मजदूरों को सबक लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ नए मेहमान आज जुड़ गए हैं, क्रांतिवीर नटवर गुर्जार साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है क्रांतिवीर नटवर साहब आज के इस खास परिचर्चा पर। हमें सुन रहे हैं तो आप स्क्रीन पे अपनी वीडियो ऑन करें और हमारे संपर्क जुड़े। जी जी जी, नमस्ते सर, अपना वीडियो ऑन करें कृपया। जी, कुछ परिस्थितियों के कारण वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जी, कोई बात नहीं। आज की इस मजदूर दिवस के संदर्भ में आप अपने विचार साझी करें। कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, तो कृपया अपना परिचय भी बताएं। जी, मैं क्रांतिवीर नटवर गुर्जर इंडिया के एमपी से हूँ, एमपी के आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट से। और आज बहुत ही अहम दिवस है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश दुनिया के लिए एक नींव रखने वाला, जो दुनिया को बनाने वाला जो होता है वो मजदूर होता है, और आज उन्हीं का दिवस है। तो मैं सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया वासियों को इसकी हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ जी, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस दिवस के उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि मजदूर जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, मजदूर जो सबसे गरीब होता है, और मजदूर एक पक्ष अगर हम देखें तो एक तो ये है कि वो सबसे गरीब होता है, सबसे कमजोर होता है, सबसे लाचार होता है। और दूसरा अगर उसका पक्ष हम जानेंगे तो मजदूर ही है जो दुनिया को बनाता है, जो बड़ी बड़ी मंजिलें जिनको हम देखते हैं, जो ये खूबसूरत नज़ारे जो हम देखते हैं दुनिया में, इसको बनाने वाला मजदूर है। मजदूर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दुनिया को बनाने वाला खुद नहीं बन पाता है, खुद अपना मकान नहीं बना पाता है, खुद अपना घर नहीं चला सकता है। ये सोचना और चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। तो आज इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि किसी का भी शोषण नहीं हो, किसी के भी साथ में उसके अधिकारों का हनन ना हो। और इसी पर काम करते हुए, इसी विषय पर सोचते हुए बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर काम किया है।
चाहे हम कार्ल मार्क्स की बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, वो तमाम मानवतावादी महापुरुष जिन्होंने इस देश के दुनिया के शोषित और पीड़ितों के लिए काम किया है, उन्होंने यही कहा है और यही सपना देखा था कि पूरी दुनिया के जो शोषित है, पूरी दुनिया के जो कामगार लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका शोषण ना हो, उनके काम के बदले में उचित दाम मिले। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगने जाता है तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उसके साथ अत्याचार होता है। ये दुर्भाग्य है आज हमारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो आज उनको लेकर चिंतित है। और आज सिर्फ एक दिन है, इस मजदूर दिवस को मनाने में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन अगर हम मजदूर दिवस मनाएंगे या एक दिन उस पर चर्चा कर लेंगे तो उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा। कार्ल मार्क्स ने जो बात कही है, जो उन्होंने लिखा है, उस पर बहुत बड़ी एक किताब लिखी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी उस पर काम किया है। तो उन्होंने जो बताया है उस रास्ते पे हमें चलना होगा। और उस जो रास्ता उन्होंने दिया है, उस रास्ते को जो जानते नहीं है उनको रास्ता भी आज हमें बताने की जरूरत है, जो उस रास्ते को जानते हैं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम जानते हैं तो हमें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई और उनको बताने नहीं आएगा। और आज के समय में, आज के समय का बाबा साहब हमें बनना पड़ेगा, आज के समय का कार्ल मार्क्स हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई कार्ल मार्क्स और बाबा साहब इस धरती पर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज जागने और जगाने की जरूरत है। और इस देश के अंदर जो सपना दुनिया के अंदर जो कार्ल मार्क्स ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, उस सपने को तभी साकार होगा जब हम उनके रास्ते, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे। तभी ये जो आज हम दिवस मना रहे, इस दिवस का महत्व उठेगा। अगर हम सिर्फ एक दिन इस पर भाषणबाजी कर ले या किसी मजदूरों का सम्मान कर ले तो उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया क्रांतिवीर नटवर गुजर साहब, आप अपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार हमें प्रदान किया है। बहुत शुक्रिया। मेघराज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे तो वो भी स्क्रीन पे आ जाए और आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रख सकते हैं। मेघराज जी जुड़े हैं, उससे पहले मैं विजेंद्र सिंह साहब से चाहूँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। पहली बात तो ये आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। दूसरी बात ये, देखो मजदूर की बात करते हैं, मजदूर को हम अगर असली में देखें, उसको मजदूर होता कौन है? मजदूर मेरे हिसाब से दुनिया की तो नजर में मजदूर उसको कहते हैं जो सिर्फ मतलब सुबह शाम काम करता है, मतलब जो मजदूरी करता है जाकर दूसरे का, उसको मजदूर कहते हैं। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मजदूर उसे कहते हैं कि वो हर इंसान मजदूर है जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जो खुद कमाकर खुद खाते हैं, चाहे वो जंगल में मजदूरी कर रहे हैं, चाहे सोने की मजदूरी कर, जो भी मर्जी कर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार की मजदूरी कर रहे हैं, तो उसको मजदूर कहते हैं। लेकिन जो बात जो दूसरे हिसाब से देखे तो ठग लोग जो बैठे हैं वो सारे ऐसे हैं जो मतलब चोरी करके खाते हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई भी है। तो मजदूर का मतलब है कि जो मेहनत करके खाने वाले। तो दूसरी बात ये नटवर लाल जी ने बोला है कि भाई बाबा साहब के मिशन के जो आगे बढ़ाना चाहिए, एक दिन भाषणबाजी तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें जागृति आने हमारे अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि जागर महापुरुषों की बातों को समझने के लिए हमारे अंदर दिमाग भी वैसे चाहिए, तभी उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो वैसे दिमाग को लेने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी की पौड़ी है, पहली पौड़ी। अगर आदमी के अंदर झूठ है, बेईमानी हो, तो उसको बात को समझ ही नहीं पाएंगे। और जो कभी झूठ बोलते कभी सच बोलते उनको बिल्कुल नहीं समझ आएगी बात ये। लेकिन जो सच्चे और ईमानदार लोग होंगे उनको समझ आएगी। तो मेरे ख्याल से मजदूर दिवस पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सच्चे और ईमानदार लोग अपनी मेहनत कर खाते हैं वही मजदूर है। बाकी तो सब शैतान है जो डाका मार के खाते हैं, लोगों की जेब काटते हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। मैं विजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से दोबारा लौटना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से मैंने एक सवाल आपके पास रखा था, मैं उस प्रदेश में जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी चाहूंगा कि भारत के जो या विश्व में जितने भी मेहनतकश मजदूर हैं, जैसा कि अभी क्रांतिवीर नटवर साहब ने कहा है कि जितने भी इस विकसित दुनिया को बनाने वाले जो हाथ है वो मजदूर है, श्रमिक है। लेकिन आज भी के परिदृश्य में भी हम अगर मजदूरों को देखते हैं तो उनका कहीं न कहीं शोषण होता है, उनको कम मजदूरी भुगतान दिए जाते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार जुल्म होते हैं, चाहे वो महिला श्रमिक हो, चाहे पुरुष श्रमिक हो, चाहे ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग हों, चाहे तमाम किसी भी जगह में मजदूरी करने वाले गरीब और लाचार लोग हों। तो नियम कानून तो एक तरफ बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने बड़े पैमाने पर जो दुनिया को विकसित करने वाले जो मजदूर हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके जीवन में भी खुशहाली आए, वो भी कुछ आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में
वो भी विकास की दुनिया में वो विकसित हो सके। इस संदर्भ में हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि तमाम बुद्धिजीवी ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने एक होने कर और ऐसे मजदूर मेहनत लोगों के लिए रास्ते बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं न कहीं उन वर्ग के लोगों के लिए हम कहीं न कहीं लाचार महसूस करते हैं। तो मैं बृजेंद्र सिंह साहब से चाहूँगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर दोबारा अपने विचार रखें। जी, बहुत धन्यवाद जगदीश जी। देखिए, ये 2 व्यवस्थाएं हैं। हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की जरूरत होती है। ये बुनियादी जरूरतें हैं। अगर ये बुनियादी जरूरतें आदमी की पूरी नहीं होंगी तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। मगर और पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जो बुनियादी जरूरतें अगर वो पूरी नहीं होंगी तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। दूसरी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इन चीजों के उत्पादन करने के लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। एक जिसे समाजवाद कहते हैं और एक जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद के अंदर उत्पादन होता है मुनाफाखोरी के लिए, और लाभ का और लोभ का सीधा संबंध होता है। संतों ने भी कहा है कि लाभ पाप का बाप है, लोभ जो है पाप का बाप है। लोभ सरस अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान, तीर्थ नहीं मन शुद्धि सम, विद्या सम धनवान। तो जो व्यवस्था ऐसी है जो कि उत्पादन मुनाफाखोरी के लिए करती है, वो बड़े बड़े पूंजीपति तैयार करती है, वो माफिया तैयार करती है। वो उनके पास इतनी शक्ति होती है कि चाहे आप पुलिस बना लीजिए, जुडिशरी बना लीजिए, कोई भी सिस्टम बना लीजिए, सबको खरीद लेते हैं। वो पार्लियामेंट तक को खरीद लेते हैं। आपका अनुभव आपको भारतवर्ष में भी दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन दूसरी व्यवस्था होती है समाजवादी, जहां के उत्पादन मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए होता है। चाहे आपको मुनाफा हो या ना हो, अगर रोटी की जरूरत है तो रोटी का उत्पादन किया जाएगा। शराब का से हो सकता है कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो आपका, लेकिन अगर जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है उसके उत्पादन पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया जाएगा। तो उत्पादन की ये प्रक्रिया है, प्रणाली है। 2 व्यवस्थाएं हैं, एक समाजवादी व्यवस्था, एक पूंजीवादी व्यवस्था। लेनिन को आज की तारीख में हमें इसलिए याद करना चाहिए कि लेनिन ने ये कहा था कि जब तक आप अपने अधिकारों के हकों के लिए, जब तक आपके पास पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है, तो संगठित तरीके से अगर आप बिना संगठन के लड़ेंगे तो आप मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि दुश्मन के पास उसने सब चीजों पर कब्जा कर रखा है, उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर रखा है, सत्ता पर कब्जा कर रखा है। तो पुलिस को खरीद सकता है, वो पार्लियामेंट को खरीद सकता है। तो उसका एक तरीका है, लेनिन ने बताया कि कम से कम 100 में 5% आपको ऐसे लोग प्रशिक्षित करने पड़ेंगे। जो अंबेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, तो वो शिक्षित बनो का वही मतलब बाबा साहब का भी था कि ऐसे लोग जिन्हें कि राजनीति को समझ हो। इसको लेफ्ट राइट भी कहते हैं। समाजवादी राजनीति को लेफ्ट कहते हैं, पूंजीवादी राजनीति को, सामंती राजनीति को राइट कहते हैं। तो जो आदमी राइट लेफ्ट का फर्क नहीं समझता और मीर बनना चाहता है और राजनीति करना चाहता है, वो सिवाय कंफ्यूजन फैलाने के कुछ नहीं करेगा समाज में। जो मजदूर की जो राजनीति है वो क्रांतिकारी राजनीति होती है, वो प्रतिक्रियावादी राजनीति नहीं हो सकती। वो कंजर्वेटिव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे कि पीछे बैकवर्ड लुकिंग राजनीति कहते हैं, यथा स्थिति की राजनीति कहते हैं। वो यथा स्थिति की राजनीति पूंजीवाद की हो सकती है, सामंतवाद की हो सकती है। समाज व्यवस्था को बदलने वाली राजनीति समाजवादी राजनीति हो सकती है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और हमें लेनिन ने एक बात कही है पार्टी के बारे में, उसने कहा है कि एक फौलादी संगठन बनाना पड़ेगा जिसमें कम से कम 5% आदमी ऐसे हों जो राजनीति को ट्रेनिंग बाकायदा दी जाए, और एक स्टील फ्रेमवर्क, जो उन्होंने वर्ड यूज किया है अंग्रेजी में, जो कि मतलब समझते हो हीरे में और कांच का फर्क समझते हो, जो कि जालिम का मजलूम का फर्क समझते हो, जो राजनीति के दावपेच को जानते हो। अगर वो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो फिर मैं देखता हूँ कि मैंने अपने प्रदेश में देखा कि जो दलितों की राजनीति कर रहे थे, जो अब लीडर और अपोजिशन थे, उनको पार्टी से निकाल दिया, वो जाकर के भाजपा में चले गए। एक बीपी मौर्य हुए,
वो बहुत बड़े दूसरे अंबेडकर उत्तर भारत के माने जाते थे। वो जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों के हाथ में मीडिया शक्ति है, उन्होंने देखा यार इनका पाला नहीं पड़े, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने समझौता कर लिया। पहले वो कांग्रेस में गए, फिर लास्ट में भाजपा में चले गए। और तो मतलब यह है कि जो आदमी सत्य को, तथ्य को जानता होगा, वो कभी आंख से आंख मिलाएगा, जालिम से समझौता नहीं कर सकता। बहुत सारी कानून की किताबें पढ़ करके कोई जरूरी नहीं है कि आप अर्थशास्त्र को जानते हो या समाज शास्त्र को जानते हो। तो इवन बाबा साहब ने जब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा, तो धर्म परिवर्तन की जब वकालत की, तो उन्होंने विचार परिवर्तन के लिए कहा। सब जानते हैं कि विचार परिवर्तन ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो सच्चाई को हम लोगों को जानना चाहिए, और कम से कम हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि 100 आदमियों पे 2 आदमी हम बहुत काबिल टाइप के ढूंढें, और ऐसे लोग जिनकी समाज में दिलचस्पी है उनको फिर प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग दें। इसका ये मतलब है जो बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का ये मतलब नहीं है कि नकल करके LLM की डिग्री ले आए और PhD लिख करके अपने को वजन भी बढ़ा लिया 1 क्विंटल और अपने को बाबा साहब से कम नहीं समझ रहे। शिक्षित बनने का मतलब है कि आप त्याग करें, तपस्या करें, जीवन में त्याग, दूसरों के लिए परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो कहा है ना, वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो परमार्थ जो आदमी जानता होगा, जो आदमी, तो वो जौहरी की तरह होगा, वो फर्क करना जानता होगा कांच में हीरे में। वो फिर मिलाएगा नहीं, धूल में, शक्कर को धूल में नहीं मिलाएगा, वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए आज का ये जो दिन है, ये हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। सचमुच जो राजनीति करना चाहते हैं, वो बजाय जोड़ तोड़ की वोटों की समीकरण बनाने के, वो कम से कम अपने समाज में 2%, 3%, 5% तक आदमी तैयार करें, अपना जीवन लगा दें इस काम में। मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं, आज तो लाखों आदमी संगठन बना रखे हैं, सियारों की तरह हुआ करते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम RSS के मुकाबला करेंगे, ऐसा संगठन बनाएंगे। एक साहब ने हमको भी बुला लिया, हमने उनसे मजाक में कहा कि भाई तुम्हें राजनीति तो नहीं करनी है कहीं? तो कहा कि नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। साल भर बाद उन्होंने फोन किया कि एक बस का इंतजाम कर दीजिए, और हमने पार्टी बना ली है, अम्बेडकर पार्टी, पता नहीं कौन सी उसका नाम था, API, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा कि भाई तुम पढ़े लिखे, बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, तुम पढ़े लिखों को धोखा दे रहे हो यार। तुम हमको समझा रहे हो कि मतलब एक बस भेज दो। तुमने ये कहा था कि हम जो है सामाजिक कार्य करेंगे, सांस्कृतिक मोर्चे पर काम करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत रूस में भी जब क्रांति हुई, चीन में भी जब क्रांति हुई, तो वहां सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। वहां प्लेखानोव जैसे, चेरनीवेस्की जैसे बहुत बड़े टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो चुके थे, लेनिन जैसे लोग पैदा हो चुके थे, तब जाकर के क्रांति हुई थी। हम वोटों के समीकरण बना करके क्रांति करते हैं और जाकर के फिर भर्ती हो जाते हैं, या तो फिर वो जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। जैसे कि मुझे कहने में संकोच नहीं होता कि अभी वो परशुराम की जयंती मना रहे थे वो लोग जो कि दलितों की लीडरशिप संभालते थे, और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये जो कंफ्यूजन जो फैला हुआ है, बिना शिक्षा के दूर नहीं हो सकता। तो जो बाबा साहब ने कहा है, जो लेनिन ने कहा है कि भाई एक मजबूत स्टील फ्रेमवर्क की पार्टी बनाइए, कम से कम 100 आदमियों पर 2 आदमी 5 आदमी तैयार करिए। लेनिन ने 2-3% तैयार किए थे, क्रांति कर दी थी। हम कोई कैडर, हम काशीराम ने कैडर बनाना भी शुरू किया, तो वो कौन थी, उनको कह दिया सरकारी कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के लोग थे, उनको कह दिया बुद्धिजीवी है आप। अरे भैया, बुद्धिजीवी का मतलब समझा करो, पेट पालने वाला बुद्धिजीवी नहीं हुआ करता। बुद्धिजीवी का मतलब जो कि दाव पेच समझता हो, इतिहास के, अर्थशास्त्र के, राजनीति के। और ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सिद्धार्थ कॉलेज में डिपार्टमेंट खोला था उन्हें अपनी डेथ से पहले, पॉलिटिकल प्रशिक्षण देने के लिए। चांस की बात थी, उनकी डेथ हो गई उस वक्त। तो ये हमारे पढ़े लिखे वर्ग का ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को गंभीरता से सोचें। अब रोते न रहें कि साहब वो जो है लोकतंत्र को धोखा हो रहा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वो तो जो संविधान खतरे में है। संविधान हमारी नालायकी के वजह से खतरे में है। वो लोग हमारी गरीबी, अशिक्षा का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस रिजर्वेशन ने एक मध्यम वर्ग हमारे बीच में तैयार कर दिया है। उनको हम ये और न कहें कि तुम बुद्धिजीवी हो गए हो। भाई, हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप हार्ट खोल दें, आप ब्रेन खोल दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन हो सकता है आपने बाबा साहब की एक जीवनी भी नहीं पढ़ी हो,
आप ABCD भी ना जानते हो आंदोलन की। तो बुद्धिजीवी का मतलब बाबा साहब का शिक्षित होने का मतलब ये था कि आंदोलन के बारे में जाने, आंदोलन के महापुरुषों के बारे में जाने, लेफ्ट राइट के बारे में जाने। मेरे ख्याल से मैंने इतना कह चुका, कुछ ज्यादा अगर कह गया हूं तो आप क्षमा करेंगे। ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इतना कहा। जी, धन्यवाद है आपको। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। आज का हमारा समय भी अंतिम हो चुका है। मैं और भी हमारे मेहमान तो इस प्रोग्राम में है नहीं, तो मैं आज के इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले जो देख रहे तमाम हमारे दर्शकों से, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, अभी हमारे साथ कृपाल सिंह साहब और जो हमारे बीच में एक और मेहमान जुड़े हुए थे क्रांतिवीर जी, वो भी लिफ्ट हो गए हैं। तो तमाम जो हमारे गेस्टों ने कहीं ना कहीं मजदूरों के उस दर्द को समझा है और उनकी इस पीड़ा को दिल से महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में हमें एक दिन मजदूर दिवस मना लेने से हम उन लोगों का भला नहीं कर सकते। तो इस पर सभी देशवासियों को, सभी को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है, क्योंकि श्रम के साथ साथ चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे मजदूर कस हो, कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए और समाज के लिए, विकास के लिए श्रम करना पड़ता है। और यही हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे दबे कुचले और मजदूर कश, मेहनत कश लोगों के लिए जो तमाम महान पुरुषों ने जो मार्गदर्शन दिए है, सच का राह दिया है, वो अमली जामा पहनाए, और बाबा साहब ने भी जो रास्ता दिखाया है उनको भी जानने की जरूरत है। तो आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले लास्ट कमेंट के रूप में विजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि कम शब्दों में आज के इस परिचर्चा पर उन तमाम मजदूर कश, मेहनत के कश भाइयों को संदेश के रूप में अपनी बात रखें, और हम आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे और सबसे विदा भी लेंगे। लास्ट कमेंट विजेंद्र सिंह साहब, संदेश। अपनी बात कह दी है, बस मैं 2 शब्दों में बस इतना ही कहूंगा कि हमारे लोग एकता का महत्व को समझें, और एकता को बनाए रखने के लिए हमें सांप्रदायिकता और जातिवाद का मुकाबला करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म नहीं है, ये हमारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए फांसीवाद है, लोकतंत्र के शत्रु हैं। दूसरी चीज, हमें संगठन में शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा, और कम से कम 2-3% तैयार लोग करने पड़ेंगे, और ऐसा स्टील फ्रेमवर्क पार्टी का बने जो कि लोग जो दावपेच को समझते हो, चीजों को समझते हो, जो कि उनके लिए हर माल 5.5 आने मूर्खों की तरह, उनके लिए ये नहीं होना चाहिए आप भी ठीक है, आप भी थाली के बैंगन की तरह नहीं हो, क्लियरली चीजों को समझे, तभी कल्याण होगा। तभी इस मजदूर दिवस पर इतने हमारे जो महापुरुष हैं, मैं आपको बता रहा था 30 साल की उम्र में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा कार्ल मार्क्स ने। दुनिया लोहा मानती है, क्यों मानती है? और जब पूंजीवाद के ऊपर लिखने बैठा तो 4000 पेज में कम से कम, जिस आदमी ने 30 साल की उम्र में इतना सारगर्भित ग्रंथ लिखा होगा, उसने पूरा जीवन लगा दिया दास कैपिटल लिखने में। कोई असाधारण व्यक्तित्व, मामूली व्यक्तित्व नहीं होगा। और फिर इसके कारण फिर लेनिन और माओ से तुम जैसे लोग निकले। तो जब हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझते जब तक, और हम सोचते हैं कि वोटों के समीकरण बना के सत्ता में आ जाएंगे, तो सिवाय दलाली करने के और टिकटें बेचने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों से चाहूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, और खास मेहमान हमारे ब्रिजेंद्र सिंह साहब का, क्रांतिवीर नेटवर्क गुजर जी का, मेघराज सिंह जी का, सभी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में हम फिर से ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने परिचर्चा पर भाग लेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।